वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 8 का जो विज्ञान का मॉडल पेपर 7 है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसके जो 6 मॉडल पेपर है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट के द्वारा उनको देख सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है, जिसके अंदर हमें 8 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला सवाल है कल्टीवेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो बच्चों जुताई करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कल्टीवेटर का। सागौन का दूसरा नाम क्या है, तो बच्चों इसको टीक के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कटाई पर्व है, यानी कटाई करते समय कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो बच्चों पोंगल भी बनाया जाता है, बिहू भी बनाया जाता है और नबैना भी बनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, यानी इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है जो खत्म होने वाला है। तो बच्चों सूर्य का प्रकाश कभी भी खत्म नहीं हो सकता, पानी और वायु। तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, द यानी पेट्रोलियम। निम्न में से पेट्रोल रासायनिक पदार्थ किससे बनते हैं। तो बच्चों पेट्रोल और प्राकृतिक गैस दोनों से ही बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और ब दोनों क्या होंगे, सही। पृथ्वी के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो बच्चों उसको आंतरिक क्रोड कहा जाता है। लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकस करता है, तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों, जहां पर आंख का प्रतिबिंब बनता है उसको रेटिना कहा जाता है। अगला सवाल है कच्ची गाजर, फूल गोभी, हरी सब्जियां तथा कोड लीवर तेल में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन ए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है जीवाणु जनित 2 रोगों के नाम बताने हैं, यानी ऐसे रोगों के नाम बताने हैं जो जीवाणु के द्वारा फैलते हैं। एक तो टाइफाइड हो जाएगा, जो जिसको हम बुखार भी बोलते हैं, 6 रोग यानी टीबी। अगला है आग बुझाने के लिए CO2 कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा हो गया, पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायन के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव कर आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे 2 जंतुओं के नाम बताइए जिनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक का मतलब या तो बच्चों मादा या नर, दोनों में से केवल जनन में एक ही जीव भाग लेता, वो क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन, यानी अमीबा और पैरामीशियम। जब किसी वाद्य यंत्र को बजाया जाता है तो हमें ध्वनि किस प्रकार सुनाई देती है। जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती है, बल्कि वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है। इस पूरे यंत्र के दौरान कंपन उत्पन्न होता है जिससे ध्वनि सुनाई देती है। यानी ध्वनि कब उत्पन्न होती है बच्चों, अगर किसी धातु के अंदर कंपन होगा तो ही क्या होगी, ध्वनि सुनाई देगी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर हमें खंड ए को खंड बे से मिलाना है। पहला है क्षयरोग, क्षयरोग किसके द्वारा होता है बच्चों, जीवाणु के द्वारा। दूसरा है खसरा, खसरा रोग किसके द्वारा फैलता है। तो बच्चों ये वायरस जनित रोग है। अगला है चिकन पॉक्स, तो बच्चों ये क्या होगा, सीधे संपर्क के द्वारा फैलता है, यानी अगर कोई आदमी बीमार है तो उससे जो आदमी बीमार नहीं है उसके अंदर फैल जाता है। टाइफाइड क्या होता है बच्चों, ये किसके द्वारा फैलता है। टाइफाइड की बात करें तो ये जल के द्वारा फैलने वाला रोग है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, जिसके अंदर बोला है तेल तथा पेट्रोल में लगी आग को हम जल के द्वारा क्यों नहीं बुझा सकते। हम जानते हैं कि जल तेल से भारी होता है, अतः जब तेल में लगी आग में जल डाला जाता है तो ये तली के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर चलता रहता है। अतः इसके लिए हम जल के स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं, जो ऑक्सीजन से भारी होने के कारण आग में एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन का ऑक्सीजन से संपूर्ण टूट जाता है, जिससे कि आग को नियंत्रण किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 चीज़ों की बात करी हमने। सबसे पहले था कि तेल और पेट्रोल की आग हम पानी से क्यों नहीं बुझा सकते। तो बच्चों जब भी हम क्या डालते हैं, तेल के ऊपर पानी डालते हैं तो पानी क्या होता है, भारी होता है, तो पानी क्या चला जाएगा बच्चों, सतह पे चल जाएगा, तो आग कभी भी बुझती नहीं है। इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। कोष्टक में दिए गए शब्दों को हमें उचित शब्द भरने हैं, यानी रब्बी, खरपतवारनाशी, जैविक खाद, कॉम्बाइन मशीन और फसल चक्रण। तो बच्चों 2,4-D क्या है, ये एक खरपतवारनाशी है। क्या है बच्चों, खरपतवारनाशी। ऐसे पेड़ पौधे जो बच्चों फसल के साथ बिना उगाए उग जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, खरपतवार। उर्वरक के स्थान पर का उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, जैविक खाद का। यानी उर्वरक क्या होते हैं बच्चों, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, तो क्या हो जाएगा, जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। अगला हार्वेस्टर और थ्रेशर, अगर हम हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों को मिला दें तो कौन सी मशीन हो जाती है बच्चों, वो कॉम्बाइन मशीन। क्या हो जाएगी यहाँ पर, कॉम्बाइन मशीन इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि कौन सी फसलें हैं। तो बच्चों ये सभी रबी की फसलें कहलाती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर हमें एक शब्द में उत्तर देना है। यौनारंभ कब समाप्त हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा जब भी क्या हो जाती है, जनन परिपक्वता के साथ।
किसी एक ग्रंथि का उदाहरण दीजिए जो अपना स्राव वाहिकाओं द्वारा करती है। तो बच्चों कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? श्वेत ग्रंथि। चिकन चिप्स तथा पैक किए हुए डिब्बेबंद खाद्य में कौन सी चीज भरी जाती है, उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको जंक फूड कहते हैं। अगला है कीटों में कायांतर का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो बच्चों कीट हार्मोन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, इसके अंदर हमें सत्य और असत्य बताना है। बल का परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, बिल्कुल सही बात है। द्रव एवं गैसें बर्तनों की दीवारों पर दाब डालती है, हाँ। हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को हम बल कहते हैं, तो बच्चों ये गलत हो जाएगा। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है क्या होगा यदि हम वृक्ष की कटाई करते रहें? दूसरा है किसी जंतु का आवास बाधित हो। तो बच्चों यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे तो उस दिन उस क्षेत्र में वर्षा कम होगी, बाढ़ भी अधिक आएगी, उस क्षेत्र का भूमिगत जल स्तर नीचे जाएगा, वायु की आर्द्रता घटेगी, प्रदूषण बढ़ेगा, वन्य प्राणी व वन्य पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और अतः जीवन क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा। किसी जंतु का आवास बाधित होने पर जंतु अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगा, इससे वे जैव मंडल प्रभावित होगा, वह स्पीसीज और संकटापन प्रजाति में आ जाएगा। यानी ऐसी जाति जो खत्म होने के कगार पे है उसको संकटापन जाति कहते हैं या स्पीसीज भी कहा जाता है। तरल घर्षण से क्या आशय है? पानी में गति करने वाले वस्तुओं की आकृति किस प्रकार की क्यों बनाई जाती है? तो बच्चों तरल घर्षण की बात करें, हम जानते हैं कि वायु और जल वस्तुओं की गति का विरोध करते हैं, अर्थात ये वस्तुओं का घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को तरल नाम दिया गया है। तरल इनमें से होकर गति करने वाले वस्तुओं पर घर्षण बल लगता है, जिसे तरल घर्षण कहते हैं। हमें इसे कर्षण भी कहते हैं। पानी में गति करने वाली वस्तुओं की विशेष आकृति पानी अपने में से होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाता है, इसलिए पानी में वस्तु गति कर सके इसके लिए घर्षण बल पार कर पाना होता है। इस कारण पानी में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति धारा रेखीय बनाई जाती है, जिससे घर्षण बल का मान कम हो जाए और वस्तु आसानी से गति कर सके। अगला है ध्वनि कंपन करने के कारण उत्पन्न बताइए। कंपन करता हुआ झूला पेंडुलम ध्वनि उत्पन्न क्यों कर पाता है? तो बच्चों कंपन, यदि हम 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं, यह आवृत्ति परास श्रव्य आवर्ती परास कहलाता है। कंपन करती झूले पर पेंडुलम की आवृत्ति इस परास की नहीं है, यह ध्वनि तरंगे उत्पन्न नहीं करता है। अगला सवाल है, यदि आप ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहां कोई शरण स्थल नहीं है, तड़ित से सुरक्षा क्या करेंगे? तड़ित चालक की व्यवस्था का चित्र बनाइए। तो बच्चों आप ऐसी जगह हैं जहां पर आप किसी चीज की शरण नहीं ले सकते। तड़ित का मतलब हो गया बच्चों बिजली चमकती है, तब आप अपने आप की सुरक्षा किस प्रकार से करेंगे? यदि हम ऐसे खुले स्थान पर जहाँ शरण स्थल नहीं है, ये सभी वृक्षों से काफी दूर खड़े हैं, जमीन पर सिमट कर नीचे बैठ जाएंगे और अपने हाथों घुटनों पर सिर को हाथों के बीच रखकर हम आघात के लिए लघुतम लक्ष्य बन जाएंगे। अगला है बच्चों, यहाँ पर हमें तड़ित चालक का चित्र बनाना है, यानी जो छत होती है उसके ऊपर एक वायर लगाया जाता है जिसको बच्चों तड़ित चालक कहा जाता है, और इसका जो एक सिरा होता है वो पृथ्वी के अंदर गाड़ दिया जाता है। नेत्र के अंदर लेंस की फोकस दूरी कैसे बदली जाती है? बेल पद्धति क्या होती है? इससे बिंदुकित पैटर्न बताइए। तो नेत्र लेंस की आकृति पक्षमापी पेशियों द्वारा रूपांतरित होती है, जिससे इसकी फोकस दूरी बदली जाती है। तो बच्चों जो आंख होती है इसके दोनों तरफ बीच में जो लेंस होता है इसके दोनों तरफ पक्षमापी पेशियां होती है, जो क्या करती है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ये पेशियां शिथिल होती है, विभिन्न लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और दूसरी तरफ वस्तुएं स्पष्ट दिखती है। निकट की वस्तुओं को देखने के लिए पक्षमापी पेशियां सिकुड़ जाती है, अतः फोकस दूरी कम हो जाएगी और निकट की वस्तु भी साफ दिखाई देती है। तो बच्चों कम से कम 25 सेंटीमीटर की वस्तु हम आसानी से देख सकते हैं। बेल पत्ती चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए पढ़ने का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। यानी ऐसे बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता है तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? बेल पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जहां पर इंकित भाषा का प्रयोग करते हैं। बेल पत्ती में 63 बिंदुकित पैटर्न है, यानी यहाँ पर बच्चों जो पद्धति होती है उसके अंदर कितने बिंदु होते हैं? 63 अथवा छाप है। प्रत्येक छाप एक अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित करती है। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों की 2 कक्षों में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु होते हैं। इन पैटर्न को जब बेल पद्धति के द्वारा उभारा जाता है तो ये चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों को छूकर शब्दों में पहचानने में सहायता करता है। यानी ऐसे व्यक्ति जिनको दिखता नहीं है तो बच्चों वो बेल पद्धति के द्वारा अपनी अंगुलियों के द्वारा अक्षरों को पढ़ने का काम करते हैं। स्पर्श को आसान करने के लिए बिंदुओं को थोड़ा सा उभार दिया जाता है, यानी जिससे उनको आसानी में पता चल सके कि यहाँ पर कौन सा शब्द लिखा हुआ है। अगला है बच्चों यहाँ पर बेल पद्धति, आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे अक्षरों की बनावट होती है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 23 है, निबंधात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 8 नंबर का होने वाला है। एलपीजी को कोयले से एक अच्छा ईंधन क्यों कहा जाता है? वन में वृक्षों की कटाई किन उद्देश्य से की जाती है? यौनारंभ शरीर के अंगों में असमान वृद्धि होती है परंतु फिर भी शरीर सुडौल कैसे होता है? अथवा का सवाल है, जीवाश्म ईंधनों का अत्याधुनिक होने पर भी उनका उपयोग करना क्यों चाहिए? वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? किशोर अवस्था को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों पहला सवाल है कि एलपीजी एक अच्छा ईंधन है किसकी तुलना में? बच्चों पेट्रोल की तुलना में। एलपीजी बिना धुआं उत्पन्न किए जलता है, इससे वायु का प्रदूषण नहीं होता है। यानी एलपीजी जो गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो बच्चों हम घर में चूल्हा जलाने के लिए काम में लेते हैं, उसको कौन सी गैस बोली जाती है? एलपीजी। ये क्या होती है बच्चों? धुआं रहित गैस है, तो इससे प्रदूषण नहीं होगा। एलपीजी का ऊष्मीयमान उच्च होता है जिससे वह जलने का अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है। एलपीजी पूर्णतः जलती है और कोई अवशेष नहीं छोड़ती, यानी कोई भी कार्बन के कण नहीं छोड़ती है, जिससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। एलपीजी आसानी से जलती है। एलपीजी के जलने से कोई हानिकारक गैस नहीं निकलती। इसके विपरीत कोयले के जलने से अत्यधिक धुआं उत्पन्न होता है जिससे वायु प्रदूषण होता है। कोयले का ऊष्मीयमान अपेक्षाकृत कम होता है। कोयला पूर्णतः नहीं जलता है, काफी मात्रा में राख छोड़ता है। कोयला आसानी से नहीं जलता है। कोयले के जलने से कुछ हानिकारक गैसें भी उत्पन्न होती है। अगला बच्चों, वनों की कटाई के क्या क्या उद्देश्य हैं, यानी पेड़ों को क्यों काटा जाता है? तो बच्चों कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। दूसरा है घरों और कारखानों के लिए फर्नीचर बनाना, लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करना। यौनारंभ में शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते हैं। कभी कभी किशोर के हाथ अथवा पैर के अन्य अंगों में अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग भी वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं और शरीर सुडौल हो जाता है। जीवाश्म ईंधन सीमित है। अत्यधिक होने पर इनका उपयोग करने से निम्न लाभ होंगे। इनका कम उपयोग से पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का खतरा कम हो जाएगा, यानी जो वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है जिससे बच्चों आजकल तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, ये भी कम हो जाएगा। इन ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक बनी रहेगी। अगला है बच्चों खंड ब है कि वन्य जीव का संरक्षण प्रकृति में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि हम वन में रहने वाले शेरों अथवा बाघों जैसे मांसाहारी जानवरों के शिकार का प्रतिबंध लगाकर उन्हें संरक्षित करते हैं तो हिरणों जैसे शाकाहारी जानवरों की संख्या नियंत्रण रहेगी जो वन को हरे भरे पौधों में आते हैं। इससे वन के पौधे अधिक होने से हो जाएंगे और पारिस्थितिक संतुलन बना रहेगा। जीवन काल की वह अवधि शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जन्म परिपक्वता आती है, वो किशोर अवस्था कहलाती है। ये अवस्था 11 वर्ष से लगाकर 18 से 19 वर्ष तक की होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, युग्मनज का नामांकित चित्र बनाना है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, उदाहरण देकर समझाइए। प्राथमिक प्रकाश के सभी वर्णों के लिए दृष्टिपटल की शंकु कोशिकाएं बाहर बराबर सुगराई होती है। अथवा का सवाल है, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? मेंडेल में क्रिया किस प्रकार से होती है? वर्णन कीजिए, तरल में गति करने वाले वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की होती है। नेत्र की संवेदन क्षमता अथवा दृष्टिप्रास क्या होता है, इसको भी समझाना है। तो युग्मनज का निर्माण बच्चों, यानी जब अगला है दूसरा सवाल है, कुछ मिनट हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब माचिस की तिल्ली को किसी रूढ़ पृष्ठ से रगड़ते हैं तो वह आग पकड़ लेती है। विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर जार गर्म हो जाता है। नहीं, शंकु कोशिकाएं प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला प्रकाश के लिए अलग अलग संवेदी है। जब प्रकाश दृष्टिपटल पर पड़ता है तो सिर्फ कोशिकाएं संवेदी हो जाती है जो लाल रंग में उत्तरदायी होती है और शेष कोशिकाएं नहीं। बाह्य निषेचन बच्चों, ऐसा निषेचन जो मादा शरीर के बाहर होता है वो क्या कहलाता है? बाह्य निषेचन कहलाता है। जब नर मादा युग्म का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। हम देखते हैं कि वसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेंढक तथा टोड पोखर तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं। मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गे के अंडे की तरह मेंढक के अंडे हवा से ढके नहीं होते हैं और वह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है और ये सुरक्षा का कार्य करती है। मादा जैसे ही अंडे देती है उस पर नर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल के इधर उधर तैरता रहता है। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है, यानी मादा शरीर के बाद होने वाला निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है। अगर वो शरीर के अंदर हो तो क्या कहलाता है बच्चों? वो आंतरिक निषेचन। अगला है खंड ब, तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की बनाई है क्योंकि यदि वाहन बहुत उच्च वेग से गति करते हैं तो उसके चारों ओर हवा का प्रवाह धारा रेखीय ही रहेगा और निशुम्भ नहीं होगा। इस वाहन की गति विनियमित रहती है। आंख की समंजन क्षमता, यानी नेत्र की फोकस दूरी उसके संबंध मांसपेशियों द्वारा आसानी से बदली जा सकती है।
मांसपेशियों द्वारा लेंस की फोकस दूरी को इस प्रकार बदलने की प्रक्रिया को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। दृष्टि परास एक मानव की स्वस्थ आंख के लिए निकटतम बिंदु, यानी जिसकी आंखें बिल्कुल सही है वो कम से कम कितनी निकटतम वस्तु को देख सकता है, 25 सेंटीमीटर। और अगर हम अनंत की बात करें तो जहां तक उसकी आंखें जा सकती है वहां तक देख सकता है, यानी उसका क्या होता है बच्चों, अनंत होता है। निकटतम तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, दृष्टिपरास कहलाती है। आज का अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए। बल्ब द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले प्रभाव बताइए। अथवा का सवाल है, कई बार बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी वह दीप्त नहीं होता, यानी जलने नहीं लगता है, उसका कारण बताना है। एलईडी का पूरा नाम क्या है बच्चों, लिक्विड लाइट इमिटिंग डायोड। उसका उपयोग बताना है। बल के परिणाम से क्या आशय है। तो बच्चों विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची की बात करें तो कौन कौन सी है, स्नानागार की टोटी, यानी बच्चों विद्युत लेपन का मतलब होता है एक धातु के ऊपर अन्य धातु की विद्युत के द्वारा परत चढ़ाना, क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। स्नानघर की जो टोटी है, गैस का बर्नर है, साइकिल के रिम है आदि का क्रोमियम का लेपन किया जाता है। तो बच्चों जो क्रोमियम धातु होती है ये क्या होती है, चमकदार होती है, इसलिए क्या करते हैं लोहे के ऊपर क्रोमियम का परत चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों वो चमकने लग जाता है। यानी जो नल की टोटी होती है वो किसकी बनी हुई है तो लोहे की, लेकिन किसका लेपन किया जाता है, क्रोमियम का। दूसरा है आभूषण बनाने वाली सस्ती धातु पर सोने चांदी का विद्युत लेपन किया जाता है। यानी जो सस्ती धातु होती है उसको बच्चों के ऊपर या तो सोना या चांदी का लेपन कर दिया जाता है, जिससे हमें लगता है कि ये सोने की है या चांदी की वस्तु है। लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। बाल्टी, लोहे की बाल्टी पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। रसोई के बर्तन आदि। बल द्वारा निम्न प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गतिशील कर सकता है और गतिशील को विराम अवस्था में ला सकता है। उसकी चाल में परिवर्तन कर सकता है, दिशा में परिवर्तन कर सकता है और उसकी आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। बल इनमें से कुछ सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। अगला जो अथवा का सवाल था कि हमें बताना था कि जब बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होती तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप पर गर्म होकर दीप्त हो जाता है तथा परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल और तंतु पर्याप्त गर्म न हो पाने के कारण दीप्त नहीं हो पाता है। एलईडी का पूरा नाम है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अगर इंग्लिश की बात करते हैं लाइट इमिटिंग डायोड होता है। उपयोग है, दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी ये बल्ब जलने लग जाता है क्योंकि इसमें दीप्त होता है। हम जानते हैं कि यदि किसी वस्तु को दो व्यक्ति एक साथ एक ही दिशा में धकेल रहे हैं तो वस्तु आसानी से आगे खिसक जाती है क्योंकि बल एक ही दिशा में लग रहा है। यह कार्य दोनों विपरीत दिशा में खड़े होकर करेंगे तो वस्तु को गति मिलना मुश्किल होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी एक वस्तु की दिशा में एक ही दिशा में बल जुड़ जाते हैं, जबकि विपरीत दिशा में बल क्या करते हैं, एक दूसरे से अंतर आ जाता है या उनको माइनस करना पड़ता है। अगला है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक बल दूसरे बल बड़ा या छोटा हो सकता है। बल की प्रबलता के परिणाम से मापी जाती है, तब बल की गणना परिणाम या दिशा का ज्ञान होना आवश्यक होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।